एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारी नेक्स्ट यूनिट को। दिस इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो हमारी यूनिट नंबर 1 था, ओवरव्यू ऑफ द फॉरेन ट्रेड। जो ये हम एमसीक्यू 015 का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिसके बुक का नाम है इंडियन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये पूरे बुक में ना हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम फॉरेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो ना आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर है। वहां से भी हर बार क्वेश्चन आता है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होते हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम वन बाय वन साथ साथ करते जा रहे हैं। सो आज इस यूनिट को करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज तनु टिप्टान, योर कॉमर्स एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर, जो कि आपका बेस है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहले हम ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को समझेंगे, देन उसके बाद इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वन बाय वन पहुंचेंगे और देन उसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बच्चे? ध्यान से सुनना इस बात को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो हर एक चीज के ना दो पहलू होते हैं, मतलब कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ फायदे देके जाएगी तो ऑब्वियस है कुछ नुकसान भी जरूर होगा हमारी इकोनॉमिक्स को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जितने भी आउटसाइडर हैं, आउटसाइड द कंट्री, इंडिया के बाहर जितने भी, कोई भी कंट्री का ले लीजिए, कोई भी पर्सन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वट आप किसी को भी कंसिडर कर लीजिए। जब वो क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ करेगा भाई? इंडिया की कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनीज के शेयर इशू करती है, या फिर इंडिया के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक एरिया लगा ली, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इंडस्ट्री सेटअप हो गया, टेलीकम्युनिकेशन में हो गया, इंश्योरेंस की सर्विस होगी है, बैंकिंग की सर्विस होगी है, या फिर आप किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे जो फॉरेनर हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इंडिया में भी हम अपनी ब्रांच को सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलेंगे फॉरेन पर्संस के द्वारा जब इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इंडिया के लिए क्या क्या फायदे हैं? भाई सबसे पहला फायदा तो ये है कि इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है, ठीक है, अरेंज हो रहा है, और यहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी, ठीक है, यहाँ पर कामकाज होने वाले हैं, लोगों को सबसे पहले जॉब मिलने वाली है, रोजगार मिलने वाला है। रोजगार मिल गया तो कहीं ना कहीं इनको इनको सैलरी भी मिलेगी, वेजेस भी मिलेंगे, जिसके कारण ये अपनी जितनी भी डेली बेसिस की जो नीड्स होती हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहांस हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट कि इन्वेस्टमेंट करने से, अब देखो यहां पर इंडिया के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमने जीडीपी के बारे में समझा था। क्या पढ़ा था? जीडीपी के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल इंडिया के अंदर कितना ज्यादा जो चीजें हैं प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर वो जैसे जैसे बढ़ेगी, ऑब्वियस है ये सामान एक तो हम कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम अगर मान लीजिए इंडिया में प्रोड्यूस हो गया, अब इंडिया में प्रोड्यूस होने के बाद ये कंज्यूम भी होगा, कंज्यूम होगा तो दैट मींस सेल करने के बाद फिर पैसा फ्लो होगा, यस या नो? अच्छा, कोई भी सामान बनाएंगे तो हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, कहते हैं हाँ जी होगी। तो यहाँ पर जो इंडिया में ही जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है तो उनका बिजनेस भी चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट मीन जो फॉरेन के पर्सन इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं हम यहाँ पर, इसका फायदा एक और होता है कि इंडिया के अंदर ना मान लीजिए काफी सारी चीजों के फायदे हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज होती है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आज के टाइम में 2025 के अंदर बहुत ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आई हुई है। जो आपके कोई भी पॉलिसी इतनी रिजिड नहीं है कि हाँ फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज से डरे कि भाई उस कंट्री में कैसे जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इंडिया के अंदर, है ना। अच्छा, दूसरा आ जाता है यहाँ पर अपनी लेबर बहुत ज्यादा सस्ती है। लेबर को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सस्ती है हमारे यहाँ पर। अगर मैं एग्जांपल दूं यूके का, अगर एग्जांपल दूं मैं स्कॉटलैंड का, तो वहां पर क्योंकि मुझे वहीं का पता है, तो वहां पर इतना नहीं है, आप एक दिन के अंदर काफी सारी अमाउंट आप अर्न कर सकते हो। बट यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या है, अगर मैं कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दूं तो यहाँ पर जो मजदूर होते हैं ना उनकी 700 से 800 लेबर है, और जो 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 मिस्त्री होता है मेन, उनकी 1500 तक की अमाउंट होगी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता बट हाँ इतनी है। बट अगर यही काम अगर फॉरेन कंट्री में करवाया जाए तो वहां पर बहुत हजारों में चली जाती है ये अमाउंट। गॉट इट? सो चीजों को एडवांटेज लेने के लिए फॉरेनर क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। सो पढ़ो इसको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब इनका मतलब तो मैंने आपको बताया था, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि अपने इकोनॉमिक को दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक के साथ कनेक्टिविटी लेकर आना।
इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, अपनी बॉर्डर को क्रॉस करके किसी दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का संबंध बनाते हैं, वहां बात की गई है। और ओवरऑल इकोनॉमिक तो हमारी डेवलपमेंट ही होती है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन मीनिंग लिखना है तो क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर टू द कैपिटल का फ्लो होना फ्रॉम द वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। क्या हमारी कैपिटल का फ्लो हो रहा था, इन लोगों ने क्या किया, पैसा ही तो लगाया है इंडिया के अंदर। इसमें किस में लगाया, बिजनेस में लगाया, इंडस्ट्री में लगाया है, फाइनेंशियल मार्केट में लगाया है, फिजिकल जो एसेट्स होती है, जॉइंट वेंचर, इन सब में क्या करते हैं फॉरेनर हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, ठीक है। इनका मेन पर्पस पता है क्या है, कि भाई पैसा लगाया है, सिंपल सी बात है, चीजें बनेगी भी, प्रोडक्शन भी होगा, राइट। प्रोडक्शन होने के बाद क्या होने वाला है, प्रोडक्शन होने के बाद आप क्या करने वाले हैं, सेल भी होने वाली आइटम्स, जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। यस, आज आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल लूं, मुझे अभी फिलहाल जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुए हैं, आई थिंक फिजिक्स वाला का ही, हाँ फिजिक्स वाला का ही है एनएससी के अंदर, तो वहां पर देखो कितने छोटे लेवल से स्टार्ट हुए थे, है ना। अब वो क्या हो रही है, बड़े 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 वो इतना ज्यादा एक्सपेंड हो गए, उनकी एक 8,000 करोड़ से ज्यादा क्या हो रही है, समझ पा रहे, मीन्स की छोटी छोटी चीजों से, आप छोटी सी चीजों से स्टार्ट होते हैं और अपने आप को फिर एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। आप इंटरनेशनल की प्रेजेंस में आना स्टार्ट कर लेते हो, अपनी इमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो, स्ट्रेंथन द ग्लोबल बिजनेस टाइप, गॉट इट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, मनी कमिंग फ्रॉम द अब्रॉड, बाहर से पैसा आ रहा है और इंडिया में पैसा लग रहा है, ग्रो द बिजनेस एक्टिविटी। व्हाई द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्यों है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, हमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, हमें हमें कैपिटल की अवेलेबिलिटी हो जाती है। अब देखो इंडिया के अंदर ना कैपिटल की बहुत ज्यादा कमी है, रियलिटी में है, जितनी कैपेसिटी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास होती है ना, उससे बहुत कम अपने इंडिया के अंदर लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा कंजप्शन के ऊपर ज्यादा लगाए जाते हैं, कि जब भी आपको मैं बताती हूँ, जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वट या पर्सनल आपका, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपकी जब जॉब लग, आपके पास जब हाथ में पैसे आएंगे ना, तो सबसे पहले अपनी जितनी भी चीजें हैं ना, उनके ऊपर पैसे खर्च करोगे, मतलब अपने शौक के ऊपर, है ना। आप ये नहीं देखेंगे कि पैसा आया उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो चीजें हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर खासकर है, तो हमारे पास जहां पर इन्वेस्टमेंट की और नॉलेज नहीं है हमें, है ना। हम नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, वो बाहर से आती है, हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे यहाँ पर रोबोट्स काम नहीं करते होटल्स के अंदर, कोई सर्विंग का काम रोबोट्स नहीं करते, बट जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर वहां पे काम करते हैं। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं कैपिटल ट्रांसफर एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ये पूंजी देखो, मैंने कहा फॉरेनर क्या कर रहे हैं, हाँ जी एवरीवन समझो ध्यान से, फॉरेनर क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यस। तो कैपिटल ट्रांसफर हो रही है, क्या पैसा ट्रांसफर हो रहा है, कहते हैं हाँ जी हो रहा है। पैसे के ट्रांसफर होने से इकोनॉमिक कैसे ग्रोथ होती है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। ऑब्वियस है, हम किसी कंट्री के अंदर पैसा आएगा, पैसे जैसे आते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं आप लोगों को 10-10 करोड़ रुपए दे दूं, ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, कोई कहेगा कि मैम हम घर बनाएंगे, कोई कहेगा कि मैम हम गाड़ी लेकर आएंगे, कोई कहेगा कि हम अपने बिजनेस में लगाएंगे, कोई कहेगा कि हम फॉरेन कंट्री में सेटअप होना चाहेंगे, कुछ भी XYZ अपने है। अब यहाँ पर आपने कहा कि मैं गाड़ी बनाऊंगा, अपने बिजनेस में सेटअप करने वाला हूं, क्या आपकी कुछ ग्रोथ हो रही है, यस एवरीवन। तो पैसा आने से कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस में जहां पर पैसा लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, वहां से कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो आएगा, फिर वहां पर अपना अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, यस। तो यहाँ पर टाइप ऑफ द कैपिटल फ्लो किस तरीके से होता है इंडिया के अंदर, इनफ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की खास बात पता है क्या है, आपके पास ना काफी सारे पॉइंट आएंगे, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, नीचे जाए, मैं पहले वहीं चलते हैं, क्योंकि वो पॉइंट वहां पे भी समझाने, यहाँ पे भी समझाने, तो इससे अच्छा है कि हम तुम्हें पहले ही समझा दे बच्चों। अरे कहाँ गया, हाँ ये वाले पॉइंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी FDI में होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी होती है, फॉरेन आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी होती है, आपकी प्राइवेट इक्विटी भी होती है, आपकी री अर्निंग भी होती है। इन सभी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो कोई फॉरेन बंदा कर रहा है या फिर कोई कंपनी कर रही है, कोई इंस्टीट्यूशन कर रही है इंडिया के अंदर, उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट में कह देंगे। तो इक्विटी कैपिटल को क्या बोला गया है, इक्विटी कैपिटल का मेन पॉइंट पता है क्या होता है, मेन 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 उनको पता है क्या करना होता है। इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है जब भी कोई पर्सन
किसी कंपनी में अपना पैसा लगाता है और उसके बदले में शेयर अपने पास लेता है, और अगर वो शेयर, आपके शेयर ना काफी टाइप के होते हैं, ठीक है, मैं इसको शेयर से इसलिए रिलेट करूंगी क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आपने क्या किया है, आपने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया है इक्विटी के अंदर, तो उसे में क्या, कंपनी कहेगी भाई इक्विटी कैपिटल आई है मेरे पास, कहते हैं अच्छा। आप क्या कहेंगे कि मुझे शेयर मिला है, बट कैसा मिला है, मुझे इक्विटी शेयर मिला है। इसका फायदा पता है क्या होता है, इन्हें एक रियल ओनर माना जाता है, इन्हें बहुत सारी वोटिंग राइट दी जाती है, इन्हें इन्हें कंपनी की जो भी डिसीजन लेना होता है उनके अंदर ये डिसीजन लेती है। मेन पॉइंट अगर बात की जाए, इनके पास ओनरशिप मिल जाती है। तो इक्विटी कैपिटल मिलने के बाद, अब मैंने कहा इंडिया को फॉरेनर से हमें इक्विटी कैपिटल मिलेगी, लोगों ने क्या किया है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियस है वो पैसा, ये पैसा जो इस पर्सन ने इसको दिया ना कंपनी को, ये जब तक यूज होता रहेगा, जब तक यूज होता रहता, जब तक कंपनी चलती है, ठीक है। मेन बढ़िया फायदा तो ये है कि मींस की कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को लंबे टाइम तक यूज कर सकती है, राइट। व्हेन द फॉरेन इन्वेस्टर बाय द शेयर ऑफ द इंडियन कंपनी, अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स कौन है, फॉरेनर है, कंपनी कौन सी है, इंडिया है। फॉरेनर ने इंडिया की कंपनी में पैसा लगाया है, कहते हैं हाँ जी, इंडिया की कंपनी ने उनको शेयर दे दिया, कहते हैं हाँ जी, और उस शेयर को बोल दिया कि हाँ जी ये तो इक्विटी शेयर हो गया, ठीक है। अब कंपनी क्या करने वाली है, उस पैसे को ताउम्र तक यूज करने वाली है, और उसके बदले में उन्हें वोटिंग राइट दे दिया, उसके बदले में उनको वोटिंग राइट दे दिया, भाई आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, कहते हैं अच्छा जी, और उनको ओनरशिप दे दी, कहते हैं बहुत बढ़िया। तो इस तरीके के फायदे हमने उनको प्रोवाइड कर दिए। अब आप किसी से कुछ लोगे और उसको बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जाता है प्राइवेट इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनर ही है, पर प्राइवेट लगा दिया, दैट मींस वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं है, दिस इज द मेन की डिफरेंस। दैट मींस इन्वेस्टमेंट इन द अनलिस्टेड कंपनीज और द स्टार्टअप, जो लिस्टेड नहीं होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। री इन्वेस्टमेंट अर्निंग का मतलब होता है, मैंने कहा कि भाई फॉरनर ने, मान लीजिए मैं एक नाम रख लेती हूँ, ठीक है, क्या है, यहाँ पर मिस्टर मिकू है, मिकू एक फॉरेनर है, ठीक है, उसने अपनी इंडिया की यहाँ पर कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाया, ठीक है। अब इंडिया की कंपनी ने पैसा, इंडिया की कंपनी के अंदर पैसा लगाया है। अब ये ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब इतनी सारी कंपनी है, इतने सारे देश है, इंडिया की इसी XYZ मान लेते हैं, XYZ, या फिर रिलायंस टाटा का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप उसी में लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि आप जब भी अपने पास जो पैसा होता है उसको इन्वेस्ट करते हो, तो पहले आप ये देखते हो कि भाई मेरे को कितना रिटर्न मिलने वाला है, भाई कौन सी कंपनी मुझे ज्यादा रिटर्न देगी, जो ज्यादा देगी मैं उसे में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। अब ये रिटर्न का कैसे मूव होगा, भाई यहाँ पर मिकू को मिलने वाला है, ठीक है। मान लीजिए इसने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे और इनमें से 1 करोड़ एज उसका रिटर्न आ गया, ठीक है। मिकू ने क्या किया, इसको रखा नहीं, इसके बैंक में वापस नहीं रखा, ना ही अपनी फॉरेन कंट्री में वापस लेके गया, कहते हैं इसने जहां से पैसा कमाया था वहां पर वापस फिर लगा दिया। री इन्वेस्टमेंट अर्निंग इसे कहते हैं, मींस की अर्निंग आर द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बाय द फॉरेन कंपनीज, किसने अर्न किया है, बाय द फॉरेन कंपनी ने, किसमें, इन इंडिया, दैट दे कीप एंड री इन्वेस्ट इन इंडिया इंस्टेड ऑफ द सेंडिंग बैक टू देयर इज अ होम कंट्री। दैट मीन्स वापिस अपनी जो फॉरेन कंट्री है, अपने, हमारे लिए तो देखो इंडिया तो हमारी इंडिया होम कंट्री होगी, अब बाहर वाले हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाहर जहां, मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो मिस्टर मिक्कू है ये आपका यूके से बिलोंग करता है, तो ये यूके इसकी होम कंट्री होगी, ये यहाँ पे यही बात की जा रही है कि ये अपनी होम कंट्री में वापस लेकर नहीं जाएगा। एफडीआई आ जाता है, एफडीआई होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, मींस की आपकी ये इंटेंशन होती है कि वहां पर जहां पर भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ना, वहां का मैं हिस्सा ही मेरे नाम कर लूं, वहां पर मैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल लेना चाहता हूं, वहां पर मेन पॉइंट होता है कि मैं वहां पर प्रॉपर एक बिजनेस ही मेरी हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मैं, मान लीजिए मैं यूके के अंदर, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ और मैंने कहा कि मैं यूके के अंदर मेरी एक ब्रांच ओपन करना चाहती हूँ, तो मैंने वहां पे ब्रांच ओपन किया, मेरा पैसा लगाया, मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, यस, इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडिया। अगर कोई इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है, ब्रांच ओपन कर रहा है, कंट्रोल ले रहा है, ऑनरशिप ले रहा है, फैक्ट्री ओपन कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रोजगार प्रोवाइड भी करेगा, यस या नो, डेफिनेटली, समझ में आ रहा है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे इसके ऊपर ना डिटेल लेक्चर भी आएगा, बट फिर भी थोड़े तुम्हें समझना जरूरी है। बाइंग द 10% और मोर शेयर्स एंड स्टार्टिंग ऑफ फैक्ट्री एंड द बिजनेस, यहाँ पे ये की इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि ये FII से फॉरगेट करेगा अपने आप को, क्यों, क्योंकि FFI का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
मीन्स कि कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर, पर वो इन्वेस्टमेंट कोई सेटअप करने के लिए नहीं करती, वो जस्ट अर्निंग के लिए करती है। अच्छा, एफपीआई का मतलब होता है, एफपीआई का मतलब होता है कि आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि ऐसे एक इस तरीके से क्लस्टर बने होते हैं, ठीक है, जैसे कि शेयर्स हो गया है, ठीक है, बॉन्ड हो गया, मींस कि आप एक जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि अपने आप को रिस्क से बचाना होता है, क्योंकि ये तो पूरा भाई आप एक ही जगह अपना सारा का सारा पैसा लगाएंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क होगा या नहीं होगा, राइट। बट एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो क्या होता है, आपका रिस्क फ्री होता है, क्योंकि आप मल्टीपल चीजों के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, अगर एक डूब जाएगा तो इसका कवरी आप यहां से कर लेंगे, राइट। तो एफपीआई इज व्हेन द फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, जैसे कि शेयर में कर दो, बॉन्ड में कर दो, म्यूचुअल फंड में कर दो, ठीक है, पीएफ में कर दो, कहीं पर भी कर दो। डू नॉट टेक द कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं लेता, ठीक है। इट इज अ शॉर्ट टर्म एंड कैन बी मूव इन और आउट क्विकली, मींस की बहुत जल्दी से जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा कम टाइम का होता है, बट ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम का होता है। अच्छा, समझ में आया यस एवरीवन, ये आगे समझ में कि एफडीआई का मतलब क्या होता है, इक्विटी फ्लो कैसे होता है, ठीक है ना। उसके बाद मीडियम लॉन्ग रन रुपीज बॉन्ड क्या होते हैं, दैट मीन जो बहुत कम टाइम के लिए जो बहुत कम टाइम के लिए हम क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना, उसे बोला गया है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल ट्रांसफर करना इकोनॉमी के लिए कौन सुटेबल होगा, एफडीआई बिल्कुल सुटेबल है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करेगा। अब भारत में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, मैंने कहा कि एफडीआई में क्या होता है, जब तक कंपनी चलेगी तब तक उसका पैसा हम यूज करेंगे, यस या नो, हाँ जी। मैंने कहा जब तक कंपनी चलेगी, कंपनी क्या करने वाली है, मीकू का पैसा यूज करने वाली है 10 करोड़ रुपए, कहते हैं अच्छा। अब यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक है, अब कंपनी को कोई टेंशन नहीं है कि भाई इसका इस टाइम पे पेमेंट करनी है, इसका इस टाइम पे पेमेंट करनी है, कहते नहीं। इक्विटी फ्लो में क्या होता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी तो है, इकोनॉमी को ग्रोथ तो करेगी, पर टेंशन वहां जाती है जब क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स बहुत पैनिक सिचुएशन में अपने सारे के सारे शेयर्स को सेल आउट कर देंगे, जिसके कारण वो देखो, मैंने कहा कि कोई भी चीज सेल हो रही है, ठीक है, तो जो सामने वाला पार्टी है उसको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कौन है भाई, ये सामान को खरीदने वाला है। जैसे मैंने बोला आपको, यहाँ पर मिकू ने क्या किया है, इंडिया की कंपनी को 10 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, और मिकू कह रहा है कि भाई जो आपने मेरे को शेयर दिए थे ना, मेरे को जो शेयर दिए थे ना, मैं इनको तुम्हें वापस कर रहा हूँ। कहते हैं अच्छा, शेयर दे दिए। अब सिंपल सी बात है, शेयर गए हैं तो यहाँ से वापस 10 करोड़ रुपए भी तो जाएंगे ना, तो यहाँ पे एकदम से पैसे को अरेंज करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। शेयर्स आर सोल्ड इन अ ह्यूज क्वांटिटी, बहुत बड़ी अमाउंट में। अब हमारे यहाँ तो कैपेसिटी बहुत कम है इंडिया के वालों के पास, मतलब इतनी ज्यादा कम भी नहीं है, पर अगर मैं कंपेयर करूं फॉरेनर के साथ, वहां उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत हैवी लोड खरीदते हैं, कोल हो गया, पुट हो गया, बहुत हैवी खरीदते हैं, यस। तो यहाँ पर हैवी क्वांटिटी, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जब चीजें सेल होंगी तो ऑब्वियस है आपकी मार्केट में शेयर की बहुत ज्यादा सप्लाई होगी, है ना, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, डिमांड लोग इतनी कर नहीं रहे हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे शेयर का प्राइस गिरने वाला है तो आप पहले ही बेच देते हो, जिसके कारण उस पर्टिकुलर शेयर का क्या होने वाला है, धीरे धीरे करके प्राइस ड्रॉप होगा और आपको पैसों की रिक्वायरमेंट भी होने वाली है, तो जिसके कारण इंडियन रुपीज भी की वैल्यू लॉस हो जाती है। अच्छा, स्टेबल है बट इतना नहीं है, बट मीडियम एंड शॉर्ट टर्म तो बहुत ज्यादा लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होते हैं, राइट। फॉरेनर बाय करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के या कंपनी के बॉन्ड, जिसके कारण अगर वो लॉट क्या है, बॉन्ड क्या है, सोल्ड किए जा रहे हैं, आपने आज खरीदा 2 महीने बाद बेच दिया, आज खरीदा 2 महीने बाद बेच दिया, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड को पे ऑफ करने के लिए आपको पैसा चाहिए, बॉन्ड को पे करने के लिए पैसा चाहिए, राइट। यस एवरीवन, ये जो मैंने आपको बताया था। पर आपको पता है जैसे कि शेयर होते हैं, एक होता है डिबेंचर होता है, एक होता है बॉन्ड, तीनों में फर्क होता है। शेयर का तो मतलब आ गया समझ में, बॉन्ड ये शेयर एज ए कैपिटल ट्रीट की जाती है, और जो डिबेंचर है ये एज अ बोरोइंग ट्रीट की जाती है, कि भाई कंपनी ने लोगों से लोन लिया है। अगर बॉन्ड की बारे में बात की जाए, ये भी आपकी बोरोइंग ही होती है, ठीक है, अगर ये, बट फर्क बस इतना है, बॉन्ड कौन इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है मोस्टली,
ठीक है, ये आपका लेस रिस्की होता है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज के कंपैरिजन में। यहाँ पे ये लिखा गया है, बॉन्ड आर द लेस रिस्की एंड द लेस वोलेटाइल देन द स्टॉक। स्टॉक जो बाकी बच गया, इसके कारण आपको डैमेज कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है डॉलर डिनोमिनेटेड डेट्स के बारे में बात की जाए, ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। पता है इसमें क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जो जो मैंने कहा, यहाँ पे मेरे पास फोन है, मीकू है, मीकू क्या कर रहा है, मीकू क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर क्या कर रहा है, पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स इंडिया ने क्या किया है, लोन लिया है। अब यहाँ पे डेट लिखा जा रहा है, दैट मीन्स लोन है ना, डेट मीन लिखा जा रहा है तो दैट मीन्स लोन है, मीन्स की इंडिया ने क्या किया, लोन उठाया। बट मीकू इसको इंडियन करेंसी में नहीं दे रहा, नहीं, इसको अपनी ही करेंसी में दे रहा है, इसको यूएसए डॉलर में ही दिया जा रहा है। कहते हैं अच्छा, ऑब्वियस है जब पेमेंट होगी तो ये इंडिया की करेंसी में नहीं देगा, कौन से में देगा, यूएसए डॉलर में होगा। और आपको पता होगा कि जब मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2016 में देखा था, 2016, 17, इवन 20 तक, 20 की बारे में बात की जाए, वहां तक हमारा जो डॉलर है 60-70 के करीब था। बट आज क्या हो चुका है, 85 हो चुका है। मीन्स कि अगर आपको $1 की पेमेंट करनी है तो आपकी पॉकेट में से 85 रुपए जाएंगे। आपने जब लोन लिया था वो उसको लिया था 60 रुपए के हिसाब से, कि मीन्स की $1 60 रुपए का है। मान लीजिए आपने $1000 का लोन लिया था, तो यहाँ पे कितना हो गया, 60,000 आपको पेमेंट करनी थी। पर जब आप पेमेंट कर रहे हो 2025 में, आज तुम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 89 हो गया, तो दैट मीन्स पेमेंट करोगे तुम लोग 89,000 की, तो रिस्क किसका हो गया, इंडिया का हुआ या नहीं हुआ। तो इसे बोला जाता है ये बहुत ज्यादा मोस्ट रिस्की है, अनस्टेबल टाइप ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ। समझ में आया, समझ में आया, तो चलो तो फिर ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये बस ये बताता है कि भाई अगर छोटे थोड़े टाइम के लिए होगा तो आपके लिए रिस्क ज्यादा है, क्योंकि आपको उतनी जल्दी क्या होगा, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी कि आपको पेमेंट भी करनी है। समझ में आया। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको अगर एग्जाम चल रहे हैं, सॉरी एग्जाम को छोड़ो, शादी के अंदर क्या होता है, शादी में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अगर आपने कोई चीज उधार पे ली है, ठीक है, और आपने बोला कि भाई शादी के बाद दे दूंगा, वो कहते हैं कि नहीं नहीं 10 दिन के बाद दे देना, तो जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा आपके माइंड में प्रेशर होने वाला है। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ द फॉरेन कैपिटल, भाई फंक्शन पूछ रहा है क्या क्या इंडिया के अंदर क्या रोल है इसका, क्या फंक्शन है इसके, कहते हैं भाई बहुत फंक्शन है। सुनो, सबसे पहला काम क्या है भाई, देखो इंडिया के अंदर ना पैसों की थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि जब भी हम जब ना इंडिपेंडेंस हुए थे ना, ठीक है, 1947 के बाद हमने उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्राइसिस को फेस किया था, बहुत ज्यादा भुखमरी भी थी उस टाइम पे, है ना। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या था, बहुत पैसों की कमी थी। और ऑब्वियस है अभी तक हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा, कुछ नहीं बहुत ज्यादा हिस्सा तो कंज्यूम करते हैं, और उसमें से कुछ हिस्सा हम इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दैट मीन सेल करते हैं। नेट एक्सपोर्ट निकल कर आएगा यहाँ पे, एक्सपोर्ट माइनस के इंपोर्ट, दिस इज द नेट एक्सपोर्ट होता है। गॉट इट। तो अगर यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, आज आज हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर अपनी इनकम का बहुत ज्यादा पोर्शन तो कंज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए अगर वो 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए से 70 का कंज्यूम कर रहा है, और वो 10 वो भी 30 को बचा कर रखेगा, ना कि इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री डू नॉट सेव द इनफ मनी, उनके पास अपनी जो सेविंग मनी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, जिसके कारण क्यों है भाई, इतनी ज्यादा क्यों नहीं है सेविंग, क्योंकि भाई इनकम ही कम है। इनकम पहली बात तो कम है हमारे पास यहाँ पे, और दूसरा रीजन ये भी है कि हमारे जो रुपीज की जो वैल्यू है, जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जा रहा है ना, हमारी वैल्यू कम होती जा रही है। बट फॉर द ग्रोथ द कंट्रीज नीड द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, अगर हमें ग्रोथ करनी है तो जरूरी है कि हमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई रोड बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, ब्रिज बनाने में, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, इन सभी के लिए आपको हैवी अमाउंट चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि 2-3 लाख रुपए में चल जाएगा, बहुत करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पे, यस या नो। तो यहाँ पर जैसे ही फॉरेन कैपिटल हमारे यहाँ पर आती है तो हम इस गैप को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यस, हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आती है, तो जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हमें बहुत हेल्प करती है। मेक इट पॉसिबल टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, जो कि पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं फिर दिमाग में आइडिया भी आएगा कि भाई इस तरीके से यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। जो लोकल बिजनेसमैन है उनको एनकरेज किया जाता है कि भाई तुम भी और ज्यादा इन्वेस्ट करो। जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं, टीचिंग का जो मेरा करियर है, मैंने एकदम से नहीं अडॉप्ट किया था, टीचर्स को देखा, मेरे आसपास में इन्वायरमेंट टीचिंग का प्रोवाइड था, तो ऑब्वियस है मेरी रुझान इस तरफ गया था, मेरा इंटरेस्ट बनता गया। यस,
तो इस तरीके से जो बिजनेसमैन है, आप देखो हर एक की फैमिली में अलग अलग प्रोफेशन है ना, है ना। तो यहाँ पर हम किसी को आइडल मान लेते तो उसको देखकर हम ये होता है कि चलो हम भी यही करेंगे। तो इस तरीके से जो लोकल बिजनेसमैन है उनको भी बहुत ज्यादा एनकरेज किया, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई थी कि भाई देखो सामने वाले तुम इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम भी अपने पैसे को डबल ऐसे कर सकते हो। इंक्रीज द टोटल रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जो पहले था पैसा और आगे पैसा तो बढ़कर और हो जाएगा। तो फॉरेन कैपिटल क्या करती है, फिल गैप को फिल करती है, बट वी नीड टू इन्वेस्ट, हमें कितनी की जरूरत थी और व्हाट वी कैन एक्चुअली सेव, हमने हमारे पास कितना था। जैसे मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए की जरूरत है, मुझे शर्ट बाय करनी है, बट मेरे पास 300 रुपए हैं, पर 700 रुपए मेरे पापा ने दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, समझो जितना हो सके उतना एग्जाम्पल लो। ठीक है, ट्रेड गैप के बारे में बात की जाए, ट्रेड गैप का मतलब क्या होता है, ट्रेड गैप का मतलब होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, चीजों को बना रहे हैं। ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बाइंग एंड सेलिंग करना, राइट, चीजों को बनाना। यहाँ पर क्या की जा रही है, डेवलपिंग कंट्री नीड टू बी द इंपोर्ट द मशीन, ऑयल, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, बट देयर एक्सपोर्ट अर्निंग आर ऑफनली नॉट इनफ टू पे द इंपोर्ट। that means आप किसी कंट्री का, मैंने यहाँ पे बताया ट्रेड का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं अपनी गुड्स का। अब आपने क्या किया भाई, चीजों को बनाने के लिए आपने सामान को पहले इंपोर्ट कर लिया, कहते ठीक है मैंने इंपोर्ट किया, मेरा इंपोर्ट की जो अमाउंट आई है वो 3.5 करोड़ रुपए आई, चलो 3 करोड़ ले लेते हैं। पर सामान बनाने के बाद मैंने जब इसको एक्सपोर्ट किया ना, तो मेरी जो एक्सपोर्ट है ना, वो मेरी एक्सपोर्ट हुई है, मान लीजिए ये हुई है 2 करोड़ रुपए की, चलो। तो दैट मीन्स आपको पेमेंट ज्यादा करनी है, आपकी इनकम कम हुई है। तो जितनी की इनकम कम हुई है, 1 करोड़ रुपए की इनकम कम हुई है, इस गैप को भी क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ब्रिंग द डॉलर, ठीक है, या फिर यूरोज आपके कंट्री के अंदर आते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं अपनी मशीनरीज, अपनी टूल्स, अपनी इन सबको लाने के लिए। तो फॉरेन कैपिटल गिव द कंट्री द फॉरेन करेंसीज नीडेड टू बाय द इंपॉर्टेंट गुड्स फ्रॉम द अब्रॉड, फॉरेन से आप ये चीजें मंगवा सकते हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल एंड द मैनेजमेंट गैप, दैट मीन्स इंडिया के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा कमी है, राइट। तो उस चीज को अवेल करने के लिए हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ कि अगर मेरे को कोई कोर्स लेना है, अब हमारे यहाँ तो इंडियन रुपीज है, उनके में क्या दिखाएगा कि भी केवल केवल और केवल कितने डॉलर, यहाँ मान लीजिए $10 का कोई कोर्स मिल रहा है, एजुकेशन कोर्स बता रहे, 10 देखने में अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पे आगे डॉलर लिखा हुआ है। दैट मीन्स मान लीजिए $1 की जो वैल्यू है वो 89 है, तो $10 की वैल्यू कितनी हो गई, मीन्स की 890 रुपए होगी। ये तो भाई $10 है, जो कि मतलब इंडिया के अंदर आपको 890 रुपए देने पड़ेंगे। अगर ये $1000 होता तो दैट मीन्स 89,000। ओ माय गॉड, तो ये पैसा आएगा, हम उस टेक्नोलॉजी को अवेल कर लेंगे। दैट्स कैपिटल, फॉरेन कैपिटल ब्रिंग द न्यू मशीनरीज, नई मशीनरीज होगी है, ठीक है, नई स्किल्स होगी, नई मेथड्स को हम अडेप्ट कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है। गॉट इट। फॉरेन कैपिटल, ये सभी आपके पास मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया कि आपके पास सेविंग गैप, ट्रेड गैप एंड टेक्नोलॉजिकल गैप को ये फुलफिल करते हैं। सोर्स ऑफ द फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल के सोर्स क्या है, जो कि मैंने आपको बताए हैं, ये वाले, है ना। फॉरेन जो सोर्स होंगे इसकी कौन से तरीके से, किस तरीके से, जैसे मैं कहते हैं ना कि आप कितने तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं बोर्ड पे भी पढ़ाती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाती हूँ, मैं आपको यहाँ पे डिजिटल पेन से भी पढ़ाती हूँ, तो ये मेरे सोर्स है। तो इस तरीके से फॉरेन कैपिटल में क्या होता है, फॉरेन कैपिटल आपकी कितने सोर्स से आती है, आपके पास काफी सारे चैनल है, चैनल इन द सेंस काफी सारे मोड में है, जहां पर आपको ग्रांट भी मिल जाता है और आपको लोन भी मिल जाता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। आपको बोरोइंग्स भी मिल जाती है, आपको फॉरेन जो प्राइवेट फॉरेनर है वो भी इन्वेस्ट करती है। ये जो फंड आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंपोर्ट के अंदर जो भी आपको इनपुट चाहिए होते हैं एक फाइनल आउटपुट को जनरेट करने के लिए, आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी और आपकी कैपेसिटी को बिल्ड भी कर सकते हैं। गॉट इट, ओके जी। नेक्स्ट जाता है मिस की वजह पढ़ते हैं कि हाँ जी सोर्स कौन से हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन एड्स। एड्स का मतलब क्या था, AID का मतलब क्या होता है कि आपको क्या प्रोवाइड की जा रही है, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। गॉट इट, दैट मीन्स कंसेशनल आपको मनी प्रोवाइड की जा रही है किसी भी अदर कंट्रीज के थ्रू।
मान लीजिए इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, इंडिया को मान लीजिए रशिया या फिर हम यूके का ही एग्जांपल हमारा चल रहा, ठीक है, यूके क्या कर रही है, हमें पैसे प्रोवाइड कर रही है, वो लोन भी हो सकता है, वो ग्रांट भी हो सकती है, ठीक है। ग्रांट तो मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, दोनों में फर्क है। ग्रांट का मतलब होता है जब इंडिया को वो पैसे मिल रहे हैं ना, तो इंडिया को उनको वापिस नहीं देने हैं, ग्रांट के केस में ये होता है, राइट। तो यहाँ पे की फीचर याद रखना, ग्रांट के अंदर केस में हमें रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, पर अगर लोन दिया जा रहा है तो हमें उनको वापस लौटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बात की जाती है कि जब भी हम किसी को, जैसे मैं आपको लोगों को कहूँ कि मुझे ना 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप लोग मुझे दे देंगे? आपने कहा हाँ जी मैम दे देंगे, तो मैंने कहा खिलाओ दो, तो आप ये कहेंगे कि मैम इसके विद रिस्पेक्ट हमारा इंटरेस्ट बनता है, जैसे बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है पैसे लेने के लिए, आपसे भी हम चार्ज करेंगे। कहते हैं अच्छा, तो सेम इस तरीके की इस कॉन्सेप्ट को आप नेशनल लेवल पे ले जाओ। आपकी इंडिया कंट्री है और फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री ने क्या किया, हमें लोन दिया, पर लोन देने के बदले में आपको बोला गया कि आपको कंसेशनल लोन दिया जाएगा, दैट मीन जो इंटरेस्ट रेट आपकी 10 चल रही है, हम आपसे 3 चार्ज करेंगे। गॉट इट? तो अब पढ़ो इसको। फॉरेन एड का मतलब क्या है, कंसेशनल मनी मिलना, चाहे वो ग्रांट की फॉर्म में या फिर आपको लोन की फॉर्म में, बाय द अदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री के द्वारा, और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ना दो तरीके से मिलता है, एक तो होता है बायलैटरल, एक होता है मल्टीलैटरल। बायलैटरल का मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज के बीच में संबंध होता है, दो कंट्री एक आपस में कॉन्टेक्ट करती है। मल्टीलैटरल का मतलब होता है जब दो से ज्यादा मेंबर्स, दो से ज्यादा कंट्री क्या करती है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि हाँ जी हम आपको क्या करने वाले हैं, फंड्स प्रोवाइड करेंगे। यस एवरीवन, इतना समझ में आया? जल्दी से बताइए। तब पढ़ो इसको, आगे क्या कहते हैं। इंडिया की जो है अगर हिस्ट्री देखी जाए, इंडिया के पास जो सबसे ज्यादा जो फंड है वो कहां से आए हैं, मल्टीलेटरल से आए हैं, 40% आपके बायोलेटरल से आए, मींस की काफी सारी कंट्रीज के थ्रू 100% में से 60% आपका मल्टीलेटर के मोड से आया है और 40% आपका बायोलेटरल से है। और मल्टीलेटरल में भी 90%, मल्टीलेटरल में भी 90% आपका वर्ल्ड बैंक से है। कहने का मतलब ये, मान लीजिए मैंने कहा, मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, 100 रुपए मेरे को अरेंज हुए हैं और 100 रुपए में से मेरे पास 60 रुपए काफी सारे, जैसे मान लीजिए मम्मी ने दिए, पापा ने दिए, चाचा ने दिए, ताऊ जी ने दिए, नाना ने दिए, दादी ने दिए, सबने दिए मेरे को, ठीक है। और दूसरी तरफ है 40% जो कि केवल मेरे भैया ने दिए। कहते अच्छा, अब ये 100% यहाँ बन गया, मींस की 100% मल्टीलेटरल की वैल्यू कितनी है, 60, ठीक है। इसमें से भी मींस की 60 का 90% हिस्सा आपका वर्ल्ड बैंक के थ्रू है। वर्ल्ड बैंक दैट मींस वो बैंक जहां से मोस्ट ऑफ कंट्रीज की नीड को फुलफिल किया जाता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आगे चैप्टर आएंगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, आईएमएफ और आपका वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ भी आएगा, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका कितना परसेंट हो जाएगा, मींस की 54 रुपए मान लीजिए मेरे दादाजी ने दिए, जो बड़े हैं, सबसे जो बड़ा वर्ल्ड बैंक सबसे, अगर किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट हो ना बहुत ज्यादा, अगर कहीं से पूरी नहीं हो रही तो वर्ल्ड बैंक से आप हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए जो दादाजी है हमारे घर में, उन्होंने मेरे को 54 रुपए दिए और बाकी के बचे 6 रुपए, बाकी जो है एक रुपए सबसे मुझे रिसीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि 60% का 90% आपको वर्ल्ड बैंक से थ्रू कंट्रीब्यूट होता है, और बायलैटरल में जापान सबसे ज्यादा मेजर एज अ डोनर है, जो कि हमारे इंडिया के अंदर 22.5% है। ओके, समझ पा रहा है? तो एड क्या है, एक तरीके का आपको सपोर्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा, कंट्री के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, पर्सन के द्वारा, और ये आपको मनी प्रोवाइड करता है। एड जस्ट ओनली मनी है, और वो किसके थ्रू आ रही है, फॉरेनर के थ्रू आ रही है, दैट्स इट। गुड्स हो सकती है, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज हो सकती है। गॉट इट? ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो आपके आउटसाइडर्स के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि बैंक हो गया, सप्लायर हो गया, फॉरेन एजेंसीज हो गई, इनके थ्रू आपको क्या मिल रही है, लोन की सर्विस दी जा रही है। बोरिंग का मतलब समझते हैं, आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके की फीचर्स क्या है, मोस्टली आप किसमें रेज करते हैं, यूरो करेंसी में या फिर यूरो डॉलर। यूरो करेंसी अगर एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे मान लीजिए यूएसए के जो डॉलर हैं आप रख रहे हैं बैंक आउटसाइड द यूएसए, मान लीजिए मेरी ये कंट्री है, ठीक है, यूएसए है, ठीक है, और यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर है। यूएसए की करेंसी यूएसए के बैंक में ही डिपॉजिट ना कर कर आप क्या कर रहे हैं, किसी आउटसाइड बैंक के अंदर इन्वेस्ट डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे जिस देश की करेंसी है उसमें ना डिपॉजिट करके आप फॉरेन कंट्री की
बैंक के अंदर डिपॉजिट करें उसे हम यूरो के नाम से हम कंसीडर करते हैं। इफ द इंडियन बैंक और द लंदन बैंक होल्ड द यूएसए डॉलर, यूएसए के डॉलर को इंडियन बैंक है, ठीक है, लंदन का बैंक है, अगर वो होल्ड कर रहा है तो उसे हम यूरो डॉलर बोला जाता है। और इनकी टेन्योर ये होती है, जब भी ये प्रोवाइड किए जाते हैं ना, इनकी टेन्योर कम से कम 10 साल तक होती है। बट ये काफी सारी इंडस्ट्री और काफी सारे बिजनेस के थ्रू ये वैरी करते हैं और इनका इंटरेस्ट रेट क्या है 12.16% होता है। ये आपकी बुक का डाटा है, वैसे एग्जैक्ट डाटा अभी बहुत डिफर करते हैं। मैंने आपको एग्जैक्ट आपकी बुक का डाटा दिखाया है, ठीक है। अच्छा, मेजर बोरोइंग सेक्टर कौन है? जो पब्लिक सेक्टर करते हैं, मीन्स की जो सरकार के कंट्रोल में है, उनके जो है 75 से लेकर 85 तक, ये जितना भी मैं आपको डाटा दिखा रही हूँ, मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ कि ये आपकी बुक का डाटा है, ठीक है। ये अभी 2025 में जो चल रहा है उसका नहीं है। आपकी बुक जो इग्नू की जो बुक है और जो अदर जो बुक मैंने रेफर की है, जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बुक है जिसके अंदर हम फॉरेन ट्रेड के बारे में जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और जो आपकी सीयू की भी है और पीयू की भी है, इनकी बुक में ये जो डाटा था वो मोस्ट ऑफ ऐसा ही था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाती है पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स होती है वो सबसे ज्यादा बोरिंग्स करती है, मीन्स की आप लोन क्रिएट करती है। कौन कौन सी? जैसे कि ऑयल एंड द नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन, भारत जो हैवी जो इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड है, ये सबसे ज्यादा करती है। कैसे करेगी? ये आपको आरबीआई के द्वारा इसको परमिशन दी गई है कि हाँ जी आप कर सकते हैं, अप्रूवल अंडर द आरबीआई ऑटोमेटिक रूट्स के थ्रू। ओके, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने तरीके से होती है, यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आगे भी आएगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी दो तरीके की होती है, एक तो हॉरिजेंटल होती है, एक वर्टिकल होती है। हॉरिजेंटल कुछ ऐसा ऐसा आपने सुना होगा ऐसे कुछ, ठीक है, और वर्टिकल क्या होती है? वो ऐसे होती है। हॉरिजेंटल में क्या करते हैं आप, सेम लेवल पर, सेम प्रोडक्ट की इंडस्ट्री के ऊपर, सेम प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, सेम लेवल पर, बट इवन आपकी इंडस्ट्री अलग हो सकती है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक एक्स इंडस्ट्री की बात ले लीजिए, एक वाई इंडस्ट्री की बात ले लीजिए, इनके मैं यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट को उठा लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी परचेज डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैंने दूसरी के अंदर भी परचेज के अंदर किया। सेम लेवल होना चाहिए, उसे हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल एफडीआई हैपन व्हेन अ कंपनी डुप्लीकेट द सेम बिजनेस इन द अनदर कंट्री। सेम मींस की अब यहाँ पर मान लीजिए ये एक्स हो गया इंडिया, ये हो गया यूके। अब आपस में आप अपने अपने जो जिस लेवल पे हैं उसी लेवल की फॉरेन कंट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एफडीआई हैपन व्हेन देयर इज द कंपनी डुप्लीकेट द सेम बिजनेस इन द अनदर कंट्री। जो जिस कंट्री में आप इंडिया के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं वही दूसरी कंट्री के अंदर उसी लेवल के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फर्म प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस बट इन द फॉरेन कंट्री। दो अलग अलग कंट्री होनी चाहिए, ठीक है, बट लेवल सेम होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल का मतलब होता है आप यहाँ हैं, या तो आप अपने ऊपर वाले लेवल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या तो फिर आप अपने नीचे वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसे बोला जाता है अपस्ट्रीम वर्टिकल, इसे बोला जाता है डाउनस्ट्रीम वर्टिकल एफडीआई। जैसे कि मैं आप लोगों को कहूं मेरे को क्या बनाना है, मान लीजिए मुझे रोटी बनानी है, रोटी सबको पता है कैसे बनती है, चपाती जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। मैं गेहूं की बना रही हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक ऐसी फैक्ट्री है, आप ऐसी कंपनी है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, आप जो सूखा आटा होता है ना, जैसे आपको पता है गेहूं होती है, फिर उसकी जो रिफाइनिंग पॉइंट प्रोसेस होती है, देन उसको हम कनक, कनक सुने, कनक में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले वो पौधे में होती है ऐसे, ठीक है, फिर उसको कनक में कन्वर्ट कर देते हैं, देन उसको हम आटे में कन्वर्ट कर देते हैं, देन उसका हम डो बनाते हैं, देन उसके बाद हम रोटी बनाते हैं। आप यहाँ पर है, आप यहाँ पर है, जब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास गेहूं है, आपके पास क्या है, गेहूं है, और आपने क्या किया, आपने ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दे, जिसके आपके जो पीछे ऊपर है अपस्ट्रीम, आपसे ऊपर जो है आपने उसमें इन्वेस्ट किया कि भाई ये रॉ मटेरियल मुझे अच्छे से प्रोवाइड करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भाई चपाती बना के दे रहा हो, या फिर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या है कि वर्टिकल एफडीआई हैपन व्हेन थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, when a company invests in the different stage of its production process in that another country। आप different stages पे बात करते हैं, मैंने आपको बताया आप यहाँ पर है तो आप या तो ऊपर या फिर आप नीचे, ठीक है, समझ में आया। अपस्ट्रीम वर्टिकल एफडीआई का मतलब क्या था, फर्म इन्वेस्ट इज अर्लियर स्टेज, इससे पहले वाले स्टेज में इन्वेस्ट करेगी, जो कि आपको रॉ मटेरियल या फिर कोई कंपोनेंट, रॉ मटेरियल या फिर आपको टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, वो प्रोवाइड करेगी।
जैसे गाड़ी का मैंने एग्जांपल दिया, गाड़ी के अंदर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है, वो थाईलैंड के साथ हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे। डाउनस्ट्रीम वर्टिकल एफडीआई का मतलब क्या है, जब आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट इन द लेटर स्टेज, उसके जिस काम पे वो कर रहा है ना उसके बाद वाली स्टेज में इन्वेस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने गाड़ी, मेरा काम गाड़ी बनाने का है, मेरे को क्या चाहिए थे, स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे, तो मैंने अपनी पैसे को किसी और कंट्री के अंदर इन स्पेयर पार्ट वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, अब मैंने गाड़ी बना दी है, अब मैंने इन्वेस्टमेंट की है कि जो मेरी गाड़ी की क्या करे, एडवर्टाइजमेंट करे, सेलिंग प्रोसेस करे, हर चीज आफ्टर द सेल सर्विस के बारे में बात करें, तो आपने यहाँ इन्वेस्ट करना। तो आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल किस तरीके से इन्वेस्ट कर एफडीआई कर सकते हैं। ओके, अच्छा, रिसेंट ट्रेंड क्या है, इसको गो थ्रू करना है, जस्ट डाटा है आपके अकॉर्डिंग दिया था टेबल के अकॉर्डिंग, तो आप इसको देख सकते हैं, ज्यादा कम वाला याद कुछ नहीं करना, ये गो थ्रू करना। अब आ जाता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, क्या है, जैसे कि कॉर्पोरेशन दैट मींस कोई भी आपकी कंपनी होगी, मल्टीनेशनल दैट मींस आप नेशन टू नेशन क्या कर रही है, डील कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जितनी एक बहुत बड़ी कंपनी, एक लार्ज कंपनी अपने ऑपरेशन को अपनी इंडिया में ना रखकर वो अदर कंट्री के अंदर भी यहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड करेगी, राइट। वो अपना हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर ही रखेगी, पर उसकी जो ब्रांच है वो अलग अलग कंट्री में अपना सेटअप कर देगी। उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है अलग कंट्री में होगी, मार्केटिंग अलग में हो रही है, सर्विसेज कहीं और दे रहा है, जहां पर भी उसको रिसोर्सेज जिस तरीके से ठीक लग रहे हैं वहां पर ही अपनी जो क्या है ब्रांचेस सेट कर लेती है। तो ये क्या कहता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इन द टुडेज ग्लोबल वर्ल्ड द कंट्री आर द इकोनॉमिकली कनेक्टेड, एक दूसरे से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल लेवल से कनेक्टेड है। कंपनीज नो लॉन्गर ऑपरेट इन देयर इज अ होम कंट्री, अपनी अपनी कंट्री में ही ऑपरेट कर नहीं रह रही, वो क्रॉस द बॉर्डर भी अपने आप को एक्सपेंड करिए, दे स्प्रेड द अक्रॉस द बॉर्डर। सच कंपनीज आर कॉल्ड, देयर इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, दे प्ले अ मेजर रोल इन द इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं, ट्रेड हो गया, ग्लोबल वैल्यूज हो गई, उनमें बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं। पढ़ो इसका मीनिंग क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ लार्ज कंपनी दैट ऑपरेट इन द मोर देन द वन कंट्रीज, इट हैज इट it has its head office in a one country but run it the business activity like the production हो गया, मार्केटिंग हो गया, अदर कंट्रीज में भी करें। ठीक है, जैसे कोका कोला हो गया, टोयोटा हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है, नेस्ले हो गया, और आपका जो गूगल हो गया। ठीक है, अच्छा, किस तरीके से ये ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन से बायफॉर्गेट करेगी, सुनो मेरी बात, क्योंकि आपके पास ना सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी होती है, फिर नेशनल होती है, फिर इंटरनेशनल होती है, फिर मल्टीनेशनल होती है, फिर ट्रांसनेशनल कंपनीज होती है। ठीक है, तो लास्ट वाले टॉप पॉइंट्स में डिफरेंस पूछा जा रहा है। मेन डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पर तो आपका हेडक्वार्टर एक होता है, जिसकी कंट्रोलिंग पावर, डिसीजन मेकिंग, हर जो रूल रेगुलेशन पॉलिसी है यही करेगी और अप्लाई अपने अलग अलग ब्रांचेस में कर देगी। पर ट्रांसनेशन कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि आपकी मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हेडक्वार्टर होते हैं, वो अपनी डिसीजन अपने आप ही लेती है, दिस इज अ मेन डिफरेंस। ठीक है, कंट्रोल डायरेक्ट फ्रॉम द होम कंट्री, होम जो कंट्री हेडक्वार्टर है वहीं से कंट्रोल होगा। स्टैंडर्डाइज ग्लोबल पॉलिसीज होगी, मींस की एक बंदा पॉलिसी बनेगा और वो हर जगह अप्लीकेबल होने वाली, सेम। सेंट्रलाइज होने वाले डिसीजन, मींस की हर एक के हाथ में पावर नहीं है। पर टीएनसी का मतलब क्या हो गया, जहां पर आपकी लार्ज कॉर्पोरेशन होती है, ऑपरेट करती है मैनी कंट्रीज के अंदर, बट डू नॉट हैव एनी सिंगल हेडक्वार्टर, उसका कोई सिंगल हेडक्वार्टर नहीं होता, उसके मल्टीपल हेडक्वार्टर्स होती है। नया न्यू फेज अब क्या है, इंडिया के अंदर काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जॉइंट वेंचर के थ्रू, ग्लोबल वैल्यू चेन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एंट्री कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आप पढ़ सकते हो, एक्चुअल जो इम्पैक्ट है एमएनसीज का। हाँ जी, एमएनसीज हमारे इंडिया के अंदर आ रही है, मल्टीनेशनल, मान लीजिए फॉरेन, जैसे कोका कोला है, ठीक है, जो नेस्ले है, गूगल है, ठीक है, एप्पल के स्टोर भी आप लोगों को मिल रहे होंगे, है ना। तो इनके इम्पैक्ट क्या है हमारी इंडिया के अंदर, वो दे पूछा जा रहा है। इंडिया के अंदर जो भी एमएनसीज आ रही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो भी आ रही है, उनका इम्पैक्ट जानना है हमारी ऑपरेशन के ऊपर। इनको मैंने टेबल के अंदर भी शो कर दिया है, आप इसको टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखो, इस यहाँ पे ना काफी सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिसके थ्रू जो इनकम है इंडिया को क्या मिल सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और किसी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा कैपिटल का क्या इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देखो, एमएनसीज डू नॉट ब्रिंग द मच न्यू मनी फ्रॉम द आउटसाइड, मींस कि अब यहाँ पे ना दो तरीके की कंपनी है, एक तो एक ये कंपनी है जहां पर मैंने कहा, मान लीजिए ये है इंडिया और ये है आपके पास यूके,
यूके के पर्सन्स क्या कर रहे हैं, हमारी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले इसको इंडिया को और इसको छोड़ो, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, मैं आपका रिलेशन बताती हूँ, फिर उसको मैं फॉरेन में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। इंडिया में है आप कह रहे हैं कि भाई मैंने क्या किया है, मैंने यूके में इन्वेस्ट किया है, यूके के कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। कहते हैं अच्छा, आपने आपकी कंट्री कौन सी है, इंडिया है। आपकी कंट्री, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होम कंट्री कहते हैं। कहते हैं हाँ जी, होम कंट्री कहते हैं। जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसे बोला जाता है होस्ट कंट्री। यस, आया समझ में। अब यहाँ पर यूके के पर्सन हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करे तो यूके के पर्सन के लिए उनकी होम कंट्री कौन सी हुई, ये वाली हुई, है ना। और इनके लिए होस्ट कंट्री कौन सी हुई, जहां पर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं होस्ट कंट्री। तो इन्वेस्टमेंट प्लेस को हम होस्ट कंट्री कहेंगे, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी कंट्री को हम कहेंगे होम कंट्री पर्सन। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि जो एमएनसीज है वो ज्यादा पैसा बाहर से नहीं लेकर आते, वो क्या कर रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं मनी फ्रॉम द होस्ट कंट्री बैंक, दैट मीन्स इंडिया से ही बोरोइंग कर रहे हैं, जिसके कारण दिस मीन्स द लेस मनी इज लेफ्ट फॉर द लोकल कंपनी टू बोरो। तो इनके लिए तो भाई नेगेटिव पॉइंट्स है। जो लोकल कंपनी, जो बोरोइंग पर्सन है ना, इसकी जो लोकल कंपनी, इंडिया की जो कंपनीज है, उनको अगर लोन लेना हुआ बैंक से, वो कहेंगे कि बैंक वाले भाई इतना पैसा नहीं बचा हुआ, क्योंकि हमने फॉरेन को भी, यहाँ के लोगों ने भी हमसे लोन लिया है, फॉरेन कंट्री के जो पर्सन ने भी लोन लिया है, और ये है इंडिया के पर्सन, ये भी बैंक में आते हैं, पर इससे पहले इन्होंने इसको दे दिया था, तो इनके लिए बहुत कम पैसा बचेगा, ये इनके लिए नुकसान है। बट फायदा क्या है इंडिया के लिए, फायदा ये है कि भाई अब जो मैंने आपको रेट का सिस्टम बताया था ना, कि जब 60 रुपए में लोन लिया 85 में पेमेंट करनी पड़ रही है, तो जो करेंसी का जो रिस्क है ना वो नहीं होने वाला, सबसे बड़ा फायदा ये है। तो इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे ये है। रेमिटेंस के अगर बारे में बात की जाए, दैट मींस एमएनसीज अर्न द प्रॉफिट। रेमिटेंस होता है कि आप चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब एमएनसीज क्या कर रही है, फॉरेन में इंडिया में आ रही है, इंडिया उनके के लिए क्या है, होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट मींस हमारी इंडिया के अंदर प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर वो प्रॉफिट सारा का सारा लेकर अपनी कंट्री चले जाते हैं तो नुकसान है, अगर वो सारा का सारा प्रॉफिट हमारे इंडिया के अंदर दोबारा से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो फायदा है। टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी के फायदे भी है नुकसान भी है। फायदा ये है कि भाई वो प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो बहुत टाइम कम, कॉस्ट कम, हमारी प्रोडक्टिविटी भी और जो स्किल है लेबर्स की वो भी इंक्रीज होगी। और इवन इन केस इन फ्यूचर में भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे 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 एक सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज करके चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, बट कहीं ना कहीं जो चीजें, अब जैसे मैं अक्सर मेरे दादाजी को, मेरे पापा जी को, नाना जी को ये कहती हूँ कि ये जो पेमेंट करने का तरीका है ना आप ऑनलाइन कर लीजिए, पर उनको हेजिटेशन होती है कि भाई कैसे करें, वो डरते हैं, वो मतलब बहुत ज्यादा एडवांस चीजों को एक्सेप्ट करने में, जितनी ज्यादा जनरेशन जो बड़े एथनोसेंट्रिक्स कहते हैं ना, कि जो हमारे इंडिया के कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करते हैं, जो पुरानी चीजों के ऊपर ही टिके रहते हैं, तो वो ज्यादा ओल्ड एज पर्सन होंगे। नए यंगस्टर जो बच्चे हैं, यूथ है, जैसे हम जैसे बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इजिली अडेप्ट कर लेते, नहीं करते। आप सभी भी गूगल पे, पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया, ठीक है, और आपके पास फोन पे है, काफी सारे सोर्सेज हैं, उन सबका यूज करते हैं, नहीं करते, डेफिनेटली करते। तो चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, तो वर्कर्स, जो लोकल वर्कर्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट है। एक्सपोर्ट के क्या इंपैक्ट है, एमएनसीज एक्सपोर्ट करेगी प्रोडक्ट्स को, जैसे कि लोकल, लाइक द लोकल कंपनीज के होंगे, डू नॉट मोर देन देम, दैट मींस एमएनसीज आल्सो इंपोर्ट द। अब देखो चीजों को बनाने के लिए, अब पहले ही चीजों की कमी है भारत के अंदर, गैजेट्स की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, मशीन की, टूल की, जो भी चीजें हैं, ठीक है। हमारे माइंड मेकिंग की जो हमारे पास जो मशीन आई थी ना वो भी नहीं थी, पर वो चीजें लेकर आए थे। तो बहुत सारी चीजें पहले इंडिया के अंदर लानी पड़ेगी, फिर बनाएंगे, फिर हम बेचेंगे। भाई बनाने में तुम्हारी ज्यादा कॉस्ट आ रही होगी तो पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, और बेचा तुमने कम है तो तुम्हें कम इनकम होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट्स का, यहाँ पे ये तो हम फर्स्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर इंपोर्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट जाता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में पॉजिटिव पॉइंट है, इंडिया अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, हर चीज के अंदर अपने आप को नए नए चीजों को एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा चीजें आपके लिए भी नहीं थी, बट क्या है, अब आपने देखो एआई टूल को यूज किया, अब बहुत सारी जो इंडिया की जो कंपनी है एआई टूल को यूज कर रही है।
अपने जो वर्कर्स है, जो अपने जो इसकी जो एम्प्लॉइज है, उनको बोला जा रहा है कि भाई एआई टूल का यूज करो, अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो कर रहे हैं ना एक्सेप्ट हम, तो डाइवर्सिफाई अपने आप को कर रहे हैं, अलग अलग एरिया के अंदर अपने आप को निखार कर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, रेगुलेशन भी लेकर आए हैं, चैलेंजेस अपने आप चेंजिंग क्या है आज के टाइम में वो पढ़ लेना इजी है। रेगुलेशन क्या है कि जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री को अपनी यहाँ इंडिया के अंदर एंटर करने देते हैं ना, तो पूरा कंट्रोल नहीं देते, अदरवाइज हम दोबारा से क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो सरकार ने क्या किया भाई, थोड़ी बहुत रेगुलेशन भी जरूरी होगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि भाई एमएनसीज आई फॉरेन कंट्रीज के थ्रू, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो आया, अच्छा कमाया, रेपुटेशन बिल्ड करके लेके चला गया और सारा का सारा बिजनेस उठा के अपनी कंट्री में ले गया, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। थ्रेट ऑफ द नेशनलिज्म का दैट मींस गवर्नमेंट में टेक ओवर देयर इज द एमएनसीज इफ नीडेड कीप देम द डिसिप्लिन। ये कह रहे कि अगर हमें ये लगा कि हमारी कंट्री को थ्रेट हो रहा है, हमारी कंट्री को डर है कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, तो हम तुम्हारी इस पूरी बड़ी एमएनसीज के ऊपर ना कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुम उस डिसिप्लिन में नहीं रहे, अगर तुमने रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, तो एमएनसीज को ओनली सिलेक्टेड इंडस्ट्री में एंट्री दी गई है, ये नहीं कि आप हर जगह कर देंगे, पहले के टाइम की बात की जा रही है। इन्वेस्टमेंट इन द लिमिटेड पीरियड मींस कि आपका टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर दिया गया है कि भाई 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक आप यहाँ पर रहने वाले हैं, उसके बाद आप चले जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगी। अच्छा, जो भी कमाओगे उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कमा कहाँ रहे हो, प्रोड्यूस कहाँ कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, तो टैक्स कौन कहाँ पर दोगे, इंडिया में दोगे। कहते हैं अच्छा जी, पर बहुत शातिर है, इसका आगे मैं पॉइंट बताऊंगी किस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, टैक्स को बचाते हैं फॉरेन कंपनीज। एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट जो भी थी, जो बाहर से हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो डिमांड आ रही थी, उसको फुलफिल कैसे किया जा रहा है, वो यहाँ पर चीजें हैं। ठीक है, टैक्सी पेमेंट होगी, एक्सपोर्ट जो रिक्वायरमेंट होगी, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम डोमेस्टिक, अब देखो फॉरेन कंट्रीज के हर बार, अब छोटी छोटी बातों पे तो ये नहीं कहेंगे कि भाई हम फॉरेन से सामान लेकर आएंगे फिर तुम्हारे लिए बनाएंगे, हम फॉरेन से सामान बनाएंगे फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। छोटी छोटी बातों के लिए क्या किया जाएगा, वो डोमेस्टिक जितनी भी कंट्रीज, डोमेस्टिक में जितनी भी इंडिया के अंदर जितनी भी डोमेस्टिक लेवल पर इंडस्ट्री है, बिजनेस है, उनके सामान को भी फिर हम क्या करेंगे, एज अ स्पेयर यूज कर लेंगे। मान लीजिए मैं क्या हूँ, मैं गाड़ी बनाती हूँ, और मैंने क्या किया, गाड़ी बनाने की जो टूल्स मशीनरी होती है ना बड़ी बड़ी, वो तो मैंने क्या किया, फॉरेन से मंगवा ली, पर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं मैंने देखा कि हाँ इंडिया में मिल रहे हैं, तो चलो यहीं से एक्वायर कर लेते हैं। तो जो कहीं ना कहीं हम डोमेस्टिक मार्केट को इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, फॉरेन कैपिटल की तरफ। यस एवरीवन, यहाँ पर ध्यान रखना, आपके पास ना 5 फेज आते हैं फॉरेन कैपिटल के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाने, एकदम से कोई पॉलिसी नहीं बनती। अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे पहले जो नोट्स होते थे, अब नोट्स है वो बहुत दिन रात का फर्क है। पहले नोट्स में हम जस्ट ओनली सिंपल करते थे, अब जैसे यहाँ पे जैसे ही टॉपिक आता है आपको ये लाइन नजर आती है, दैट मींस नया टॉपिक आ गया। दूसरा, आपने बोला था कि मैम पेज नंबर जरूर डाल दिया करो, क्योंकि हम जब प्रिंट निकलवाते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सी टॉपिक कौन से नंबर है। तो अब की बार मैंने क्या किया, पेज नंबर भी डाल दिया। फिर हमने क्या किया, बच्चों को मेल आईडी नहीं मिल रही थी, आप स्पेशली कमेंट सेक्शन में कमेंट करते कि हमें कहाँ से मिलेगी अगर हमें नोट्स लेने, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर मेल आईडी भी डाल दी। और पता है क्या चेंज किए गए, आपकी जितनी भी पीडीएफ्स है, सॉरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने सबको यहाँ डाल दिया कि आपको इधर उधर घूमना ना पड़े, डायरेक्ट इनकी लिंक के ऊपर क्लिक करो और देन एक्सेस करो। समझ पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने साथ में डालने शुरू कर दिए, इनके आंसर मैं अलग से डिस्कस करूंगी। तो चीजें एकदम से नहीं आती, मैंने भी तुमसे सीखा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हमारी जो फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है, 33,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सबका, और इतना सब कुछ ज्ञान देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करें स्टार्ट। तो चीजें एकदम से नहीं आती, तो धीरे धीरे आती है। तो 1951 से स्टार्ट हुए थे, 2025 तक चलेंगे। तो देखो 4-5 फेज में इसको बाइफरकेट किया गया, इतना डिटेल में जाने की बात नहीं है, बहुत ऊपर से करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पिछले 4 साल में नहीं आया, बस समझना है, समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इनकेस अब की बार आ गया तो रिकॉर्ड टूट जाएगा ना। चलो, तो पहला फेज क्या है, पहला फेज में कहते हैं कि लिबरल अप्रोच थी। लिबरल का मतलब होता है कि सामने वाली कंट्री को ना फ्रीडम दे रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, कर लो तुम लोग तुम्हें जो करना है। क्यों, क्योंकि 1951 के आसपास आपको पता है कि हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, ये सब रिबन। तो उस दौरान क्या किया जा रहा था, क्या हुआ था, हमारे पास बहुत सारी चीजों की कमी थी, पैसों की तो कमी थी, स्किल की भी कमी थी, टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत चीजों, मतलब ये तो बहुत सिलेक्टेड पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीजों की कमी थी।
तो बोला कि भाई तुम लोग आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हमें बहुत हिम्मत मिलेगी कि कोई तो हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिव दिए कि तुम्हें टैक्स में कंसेशन दे देंगे, तुम्हें टैक्स इतना देने की जरूरत नहीं है, हम इजी फॉर्मेलिटीज होती है ना डॉक्यूमेंटेशन की, वो कम कर दी गई। लिबरल करने का मतलब यहाँ पे मेन मकसद यही था। सेकेंड फेज आया 1960 का 1970 तक का। आप आई थिंक आपने एमसीयू 0 आई थिंक 24 तो नहीं होगी आप लोगों के सब्जेक्ट में, अगर होगी तो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि सीएसआर का कॉन्सेप्ट किया ऐसे किस तरीके से, वहां पे भी ये सेम एज इट इज सेशन थे। पर इसमें क्या था कि गवर्नमेंट अब क्या हो गई, जागरूक हो गई है। गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई फॉरेन कंट्री आ रही है, अपना बहुत ज्यादा कंट्रोल लेकर आ रही है, पहले ही बहुत कम, हम बहुत इतने सालों से हम क्या कर रहे थे, किसी के अंडर, ब्रिटिश राज के अंदर रह रहे थे। अब हमने फॉरेन कंट्री को इन्वेस्ट करने के लिए बोला, क्या पता ये भी हमारे ऊपर कंट्रोल कर ले तो क्या हो जाएगा, फिर हमसे फिर से गुलाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर आ गया है स्ट्रिक्ट कंट्रोल आ गया। गवर्नमेंट ने कंट्रोल क्या किया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया कि जितने भी फॉरेन से ट्रेडिंग हो रही है, चाहे वो एक्सचेंज हो चाहे कुछ भी हो, उन सबके ऊपर कंट्रोल कर दिया, एक लिमिट लगा दी गई। एक तरीके से इकोनॉमिक, इंडिया को फेस हुआ इकोनॉमिक का चैलेंज कि भाई ये हमें फिर से गुलाम बनाने की, और जो हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्री है उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रही है, ये डिमोटिवेशन हो जाएंगे, ये तो कोई सामान बनाएंगे नहीं, है ना। अगर सामान बाहर से सस्ता मिलता रहेगा, हमारे यहाँ पे बनाने में बहुत महंगा मिल रहा है, तो सिंपल सी बात क्या होगी, लोग बाहर से खरीदेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, लाइसेंस लगा दी, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि भाई कितनी परसेंट आप इक्विटी होल्ड कर सकते हो, ठीक है, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आपको फॉरेन कंपनी को जरूरी है कि आपकी जो ओनरशिप है वो डायल्यूट करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि आप सारी की सारी चीजें आप ही रखेंगे। कहते अच्छा, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल आया, और यहाँ पे ये दिखाने की बात दिखाया गया कि भाई अब हम डिपेंडेंट होने जा रहे हैं। बट थर्ड फेज में फिर एक बार बोला गया कि भाई नहीं काम चल रहा, बुलाना पड़ेगा इनको, तो बुलाना पड़ेगा इनको, तो हमारे पास हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि सारी की जगह हम ही इन्वेस्ट कर दें। तो यहाँ पर पार्शियल लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया 1917 के दौरान। यहाँ पे रिलैक्सेशन तो दी, बट थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन दी थी, ठीक है। फोर्थ फेज में क्या था, यहाँ पर बहुत ज्यादा लिबरलाइजेशन हो गई थी। आपको पता होगा 1991 के अंदर आपका एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ से स्विच कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक अप्रूवल होगी थी, बट कुछ इन्वेस्टमेंट आपको गवर्नमेंट रोड से करनी पड़ती थी, ठीक है। फिफ्थ फेज की अगर बारे में बात की जाए 2012 के बाद के बारे में बात की जा रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गया था। मीन्स की गवर्नमेंट और जो आरबीआई है उन्होंने एफडीआई की जो पॉलिसी है, मीन्स की फॉरेन डायरेक्ट की जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दी थी, ठीक है। आप इजिली क्या कर पा रहे थे, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पा रहे थे, चाहे आप किसी कंपनी के शेयर में लगा रहे हो, बॉन्ड में लगा रहे हो, इंडस्ट्री में लगा रहे हो, कहीं पर भी लगा रहे हो। रिमूव कर दिया गया था लॉक इन पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 20 साल तक तुम काम कर सकते हो, यहाँ पे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, लॉक इन पीरियड हटा दो, ठीक है। इंश्योरेंस है, रिटेल सेक्टर है, ठीक है, एविएशन है, डिफेंस मैकेनिज्म वाला एरिया है, उन सब की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने लिमिट लगाई, बट बाकी जगह हमने नहीं लगा, क्योंकि ये आप इंडिया की एक सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर हायर एफडीआई लिमिट लगा रखी है कि आप कितना लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, 2022 के अंदर भी चेंजेस आए थे, ये आपकी प्रोडक्ट के अंदर कहाँ मार्केट क्या, किस ओनरशिप, ये बात की जा रही है। हाँ जी, ये पढ़ना जरूरी है। टाइप ऑफ द एफडीआई क्या है, मीन्स की रूट कौन सा है, किस रूट से आप क्या करने जा रहे हैं, एफडीआई करेंगे। मीन्स की जब भी आप कोई एफडी करते हो तो ऑब्वियस, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेना है तो आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं है, यस एवरीवन, लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। अप्रूवल लेने के बाद आपको एक फीस भी चार्ज करनी पड़ती है, ऐसे कोई भी आपको इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं देगा, है ना। तो सेम इस तरीके से आप जब फॉरेन के पर्सन हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर एक ब्रेकर बना हुआ है, इस ब्रेकर को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये बोला जा रहा है कि भाई आपको कोई जरूरत नहीं है ब्रेकर क्रॉस करने की, मतलब कि बिना किसी की परमिशन लिए आप सीधा एंट्री मार सकते हो, तो उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। अगर आपको परमिशन लेनी पड़ रही है आरबीआई की या फिर गवर्नमेंट की कि भाई तुम बिजनेस कर सकते हो नहीं कर सकते, तो उसे बोला जाता है गवर्नमेंट रूट, ऑटोमेटिक रूट,
वो रूट जहां पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, और जो आपकी जो गवर्नमेंट रूट होती है वहां पर आपको परमिशन लेने की सख्त जरूरत होती है। यस एवरीवन, समझ में आया? तो ऑटोमेटिक रूट नो परमिशन इज नीडेड, सिंपली मीनिंग दैट मीन्स कि कंपनी, फॉरेन कंपनी कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडिया विदाउट द टेकिंग द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, राइट? बट अगर ये सभी के सभी सेक्टर दे रखे हैं, बट गवर्नमेंट का रूट के बारे में बात की जाए कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से बिफोर द इन्वेस्टिंग, कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, और इसकी अप्रूवल कौन देगा? डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड एंड द कंसर्न मिनिस्ट्री, जिस भी एरिया में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। गॉट इट? यस एवरीवन। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम FII के ऊपर। क्या आप लोगों ने FDI और FPI के बारे में सुना है? अभी हमने किया FDI तो ठीक है, FPI के बारे में अगर बात की जाए, जस्ट सेकेंड, पता नहीं मेरे को इन नोटिफिकेशन बंद ही करना पड़ेगा जब तक क्लास चल रही है, बेकार में डिस्ट्रक्शन कर रही है। चलो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब देखो, फॉरेन विदेशी बंदे की बारे में बात की जा रही है, मींस कि हमारे इंडिया को छोड़ के कोई भी पर्सन। इंस्टीट्यूशनल दैट मींस कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई है, ठीक है। इन्वेस्टर मींस कि वो बंदा जो भी पैसे लगाते हैं। अब वो बंदे भी हो सकते हैं भाई, पर्सन भी हो सकते हैं, वो कंपनी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब वो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जा रही है, वो क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है। तो एक लार्ज फाइनेंशियल फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट इन्वेस्ट इन द फॉरेन इन्वेस्ट इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट मेनली इन द शेयर, बॉन्ड एंड द अदर सिक्योरिटीज। समझ में आया कि मींस की फॉरेन की कंट्री के जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करें। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट बोला है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? शेयर, बॉन्ड एंड ये सिक्योरिटीज के अंदर डीलिंग होती है। गॉट इट? अच्छा, यहाँ पर कितने तरीके की होती है? एक रेगुलर सोर्स होते हैं और एक हमारे पास अदर सोर्सेज होते हैं। रेगुलर सोर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ग्लोबल इमरजेंसी मार्केट फंड होते हैं, ये आपके फंड्स जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे उनके टाइप्स लिखे गए। ये लाइन पढ़ो, जब FII मींस की फॉरेन फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स है ना, वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसे हम न्यू बुल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा होता है, इतना सारा पावरिंग होती है कि वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीजों को खरीदते हैं। कहते हैं पूरी मार्केट को ऊपर उठा लेते हैं, बुल कहते हैं ना उनको, ऊपर उठाना। अच्छा, ये किन किन चीजों का यूज करते हैं? FII दैट मींस कि जो आपके फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी सब अकाउंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में जैसे कि पार्टिसिपेटरी जो आपके पास नोट होते थे उनको यूज किया जाता था 2007 के अंदर। बट इसके अंदर एक इलीगल पॉइंट क्या नजर आया? इलीगल पॉइंट क्या नजर आया? जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रेगुलेटर है, अब इंडिया के जो रेगुलेटर सेबी है, उसको ये नहीं पता चलता था कि भाई आपका सोर्स कहां से है, जो आपने जहां से पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पैसा कहां से आ रहा था, जिसके कारण इंडिया के लिए रिस्क क्रिएट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मनी को भी व्हाइट में कन्वर्ट किया जा सकता था, तो इसको रिजेक्ट किया गया। बेनिफिट देखिए क्या है, बेनिफिट देखो क्या है FIIS का, दैट मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो बेनिफिट्स है। पहली बात तो पैसा कंट्री के अंदर आ रहा है, यस एवरीवन, जो आपके पास ह्यूज कैपिटल इनफ्लो आ रही है, राइट। 1990 से लेकर अभी तक की जो है 450 बिलियन डॉलर तक की अमाउंट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो चुकी है फॉरेनर की। डीप पॉकेट का मतलब क्या है कि FFIR देयर इज अ बिग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट इज अ पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, जो हेज फंड हो गया है, ठीक है, सॉवरेनिटी वेल्थ फंड्स हो गए हैं। ये क्या करते हैं? अपने एकदम से ही बहुत बड़ा पैसा इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉकेट बढ़ जाती है हमारी, जिसकी पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जो कि इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इंडिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इतना नहीं होता जितना वो डाल देते हैं। हमें नॉलेज हो जाती है, हम क्या कर पा रहे हैं? बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। दैट मींस चीजें ऑनलाइन, अब आपको पता है डीमेट अकाउंट के थ्रू हम ट्रेडिंग कर पाए थे, जो कि आपको नजर आ रहा है, आपके डीमेट अकाउंट का मुझे भी नजर आएगा, सेबी को भी नजर आएगा, जो बीच के एजेंसीज है उनको भी नजर आएगा। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन आपकी 2 पॉइंट्स में बाइफरगेट की गई है। पहला आपकी माइक्रो लेवल पे बाइफरगेट की गई है, दूसरा आपका मैक्रो लेवल पे बाइफरगेट की गई है। माइक्रो का मतलब होता है जब आपके विद इन अ कंट्री, मींस की विद इन अ इंडस्ट्री के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं? लॉस को फेस कर रहे हैं।
अगर मैक्रो के बारे में बात की जाए मीन्स की ओवरऑल इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो मैक्रो इम्पैक्ट दैट मीन्स ओवरऑल इकोनॉमिक को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो जो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे जो नेशन की पॉलिसीज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 100% में से अगर किसी के पास 51% या फिर 50%, अब यहाँ पे बोला गया है 45% उनका क्या है इन्वेस्टमेंट होती है, तो मीन्स की 55% यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है या फिर इंडिया की जितनी भी कंट्रीज है, सॉरी इंडिया की जितनी भी कंपनी है, उनके ऊपर एक इनडायरेक्टली प्रेशर बनाते हैं कि अगर तुमने हमारे फेवर में डिसीजन नहीं लिया तो हम अपना सारा का सारा पैसा निकालने की डिमांड रखेंगे, मीन्स की आपकी कंपनी नीचे डूब जाएगी, इनडायरेक्टली बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एकदम से फंड को विड्रॉ करने के बारे में बात की जा रही है, स्टॉक मार्केट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्रैश होने के बारे में बात हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर बनता है कि भाई तुम फॉरेनर जितने भी इन्वेस्टर्स हो उनके फेवर में डिसीजन लो, ना कि इंडियन सिटीजन के फेवर में डिसीजन लो। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिसिएशन रिस्क हो रहा है, आपकी करेंसी की जो वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रुपीज जो है वो क्या है, आपके पास जैसे कि इंपोर्ट बिकम द एक्सपेंसिस हो जाएंगे, अगर आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू है रुपीज जो है, अगर वो डेप्रिसिएशन हो गया मींस की उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है, तो हम इंपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि पहले अगर मेरे को $1 लेना था तो मुझे 60 रुपए मेरी पॉकेट से निकालने पड़े थे, पर आज अगर मुझे $1 लेना है तो मुझे 89 रुपीज, मान लीजिए 90 रुपीज लेने पड़ेंगे। अब इंपोर्ट का मतलब होता है मैं सामान किसी कहीं बाहर से मैं मंगवा रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ, मैंने बाय किया, तो बाय करने के लिए बाद मेरे को पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। अब पेमेंट करने के लिए भाई पैसा होना चाहिए, पैसे बहुत महंगे हो चुके हैं वाइन के, राइट। जो एसेंशियल गुड्स है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी, इन्फ्लेशन महंगाई आनी शुरू हो जाएगी। तो ये XYZ जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपकी बात आ जाएगी। या फिर आपकी बात आ जाता है ब्रेकिंग और या फिर बायपास द इन्वेस्टमेंट कैप, दैट मीन्स जो आपके पास जो इन्वेस्टर्स है ना वो इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ना शुरू कर देंगे, जैसे कि सब अकाउंट्स हो गया, पार्टिसिपेटरी नोट्स हो गया, राउंड ट्रिपिंग हो गया, इन सब का यूज करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा माइक्रो इम्पैक्ट क्या है, हमारी हमारी खुद की स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी के अंदर इंस्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा परसेंटेज में कोई किसी और कंट्री के होंगे, हम कम होंगे, तो वो डोमिनेंट सिचुएशन में होंगे, हम अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते। फॉरेनर क्या करते हैं, ज्यादा मेजर होल्ड कर रहे हैं शेयर्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली दबाव में आएंगे। FII के अंदर क्या होता है, आज के टाइम में जो फॉरेन कंट्रीज क्या कर रही है, FDI के बदले में FII के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो स्टॉक मार्केट में, आपकी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, ना कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग या फिर मैं कहूँ बिजनेस सेटअप कर रही है। नहीं, वो जॉब नहीं क्रिएट कर रही, वो किसी भी तरीके की बिल्डिंग या फैक्ट्री क्रिएट नहीं कर रही, ये जस्ट प्रॉफिट कमाएगी और वापस टाटा बाय बाय हो जाएगी। रिस्क ऑफ द डोमिनेटेड इंडियन कंपनीज, डोमिनेटेड जो इंडियन कंपनीज है उनके लिए रिस्क हो जाए, क्योंकि बाहर से जो चीजें होती है बच्चे, अब देखो उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी को अवेल करना, फॉरेन कंट्री की कोई भी गैजेट है, कोई भी टूल है, उनको अवेल करना उनके लिए इजी रहेगा, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, है ना, तो दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। हमारी जो डोमिनेंट जो इंडियन कंपनीज है ना वो रिस्क में आ जाएगी, क्योंकि वो ये कंपटीशन लेके आ रही है, ये लो प्राइस में सामान को बेचेगी, हमारा सामान बनता ही नहीं भाई लो प्राइस में, महंगा बन रहा है। समझ पा रहे हैं, अच्छा जी, अच्छा इसको सजेस्ट कर दिया गया है इनको, हाँ ये आप गो थ्रू कर सकते हैं, इतना ही सजेशन है, जस्ट नॉर्मल, ठीक है, ओके। यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश, और ये आपका क्वेश्चन बनता है, डू यू थिंक दैट द फॉरेन कैपिटल परफॉर्म गैप फिलिंग फंक्शंस इन द होस्ट कंट्री, दैट मींस हमारी इंडियन कंट्री के बारे में बात की जा रही है, डिस्कस एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉरेन कैपिटल के बारे में बताना है, एंड वेरियस सोर्स ऑफ द फॉरेन कैपिटल का क्वेश्चन आपका यहाँ पर। यस एवरीवन, समझ में आ गया। यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश, यूनिट नंबर 2 हमारी फिनिश हो चुकी है। देन उसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट नंबर 3 हम करने जाएंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टीम का नंबर दिया हुआ है, टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बता दिया था, वो इन्फॉर्मेशन भी थी और एग्जाम्पल भी था, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।